तो हम आ चुके हैं मरीना जेट्टी और हम यहाँ से जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताया था आपको। अगर आपको हैवलॉक आइलैंड जाना है तो आपको पहले ही फेरी बुक करनी होगी। आपको सपोज आप परसों आ रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, तो आपको 2 दिन पहले हैवलॉक या नील आइलैंड के लिए आपको फेरी बुक करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट फेरी से जाते हैं तो उसका जो आपको चार्ज होगा वो पर पर्सन 250-300 अराउंड पड़ेगा, एक पर्सन का जाने का। और अगर आप वही प्राइवेट फेरी करते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में आपका एक पर्सन के जाने का चार्जेस होगा। तो आपको जैसी भी फेरी आपको कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन पहले करें। हमने 2 दिन पहले करी थी और हम अभी आ चुके हैं मरीना जेट्टी और ये रही हमारी शिप। तो बहुत बड़ी शिप नहीं होती हैं, छोटी छोटी शिप होती है जिनको यहाँ पे फेरी बोलते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, एंड तक भी आपको छोटी से छोटी जानकारी ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको आज फाइनल बजट बताऊंगी कि पोर्ट ब्लेयर का आपका पूरा कॉस्ट कितना आएगा, पूरा घूमने का, खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ है और आपका बेस्ट सीजन कौन सा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर। तो दोस्तों हम अभी शिप के अंदर आ चुके हैं और चलिए देखते हैं अपना कैबिन कहाँ है। और शिप देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो एक गवर्नमेंट शिप है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पूरा आपको इस शिप अच्छे से एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी अब पहले हम अपना कैबिन ढूंढ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से कैबिन एक्सप्लोर कराते हैं, पूरा शिप एक्सप्लोर कराते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपका कोई प्राइवेट कैबिन टाइप का नहीं है। ऐसे इन्होंने ओपन में एक कंपार्टमेंट टाइप का बना रखा है जिसमें आप लेट सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपना सामान रख देते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो दोस्तों ऊपर चल के देखते हैं कि और क्या क्या है इस शिप में। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ओके, तो ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे आपको जो कुछ खाना है आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। बगल में कैंटीन है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये कुछ ओवरऑल इसका व्यू है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों हम शिप के सबसे ऊपर आ चुके हैं और चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। आई होप बहुत ही खूबसूरत होगा और मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों हम हैवलॉक आइलैंड पहुंच चुके हैं एंड जस्ट लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर की तरह यहाँ पे भी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। हमने वहाँ पे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करी थी, सिर्फ डॉल्फिन नॉस की थी जो कि यहाँ पे नहीं होती है। बाकी सारी वाटर एक्टिविटीज़ हम यहीं करने वाले हैं क्योंकि उन लोगों ने भी यही कहा था। यहाँ की वाटर एक्टिविटीज़, यहाँ का जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है, तो अगर आप स्कूबा वगैरह करना चाहते हैं तो वर्थ है। अब हमें हमारे ड्राइवर मिल चुके हैं जो हमें हमारे रिजॉर्ट तक लेके जाएंगे। तो चलिए आप यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम रिजॉर्ट चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और हमने चेक इन भी कर लिया है। तो चलिए ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है यहाँ पे। वैसे इन जो हमने रिजॉर्ट बुक किया है इनका अपना प्राइवेट बीच है, तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों हमने जो रिजॉर्ट बुक किया हुआ है ये उनका प्राइवेट बीच है। काफ़ी शांत लग रहा है, कोई है नहीं, तो अभी हम थोड़ा सा यहीं पे रिलैक्स करेंगे क्योंकि मोस्टली बीचेस में काफ़ी भीड़ होती है और हम अभी अंडमान आए हुए हैं, वो भी पीक सीज़न में, तो हमें बाकी बीचेस में काफ़ी भीड़ मिलने वाली है। तो अभी हम यहीं रिलैक्स करेंगे। तो तब तक हम ये जान लेते हैं, आपको हम ये बता देते हैं कि हैवलॉक क्यों आना चाहिए हमें, आखिर हैवलॉक में ऐसी क्या खास बात है। हैवलॉक आइलैंड एक बेहद खूबसूरत आइलैंड है जो अपनी नाइट लाइफ और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप एक शानदार वेकेशन अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। हैवलॉक का जो सबसे लोकप्रिय बीच है वो है राधानगर बीच, जो कि यहाँ का 7वें नंबर का बीच कहा जाता है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया में से चुनिंदा बीचों में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो अन्य बीच हैं उसमें आता है एलिफेंटा बीच, विजयनगर बीच, गोविंदनगर बीच और काला पत्थर बीच। एलिफेंटा बीच बेसिकली अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, जेट राइडिंग, पैरासीलिंग एंड बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एलिफेंटा बीच जाने के लिए आपको ये पूरा एक दिन लग जाता है। वहाँ पे आप बोट से जाते हैं जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर पर्सन होती है और इस समय इनका कुछ ऑफ़र चल रहा है जिसमें ये स्नॉर्कलिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और वहाँ से जो वापसी होगी ऑलमोस्ट आपको शाम हो जाएगी, तो आपको नाइट में स्टे करना पड़ेगा। और मैं कहूँगी सेकेंड डे आप यहाँ के जितने भी बीचेस हैं वो आप घूम लीजिए। यहाँ का जो बीचेस का घूमने का प्राइस है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप बाई कार घूमते हैं तो 1000 रुपीज़ पर बीचेस से ये चार्ज करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूटी यहाँ पे रेंट में ले लें। जितनी भी यहाँ पे होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, वो स्कूटी रेंट में देते हैं जिसका चार्ज ये 500 पर डे का चार्ज करते हैं। तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बीचेस यहाँ के सारे खूबसूरत हैं, तो वो आप ज़रूर घूमिए। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं राधानगर बीच और चलिए देखते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं राधानगर बीच और हम जा रहे हैं ऑटो से। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी करते हैं तो वो पर बीचेस का 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हम जा रहे हैं ऑटो से और ऑटो का चार्जेस 600 पर बीच का है। वो आपको वापस यहीं पे लाके छोड़ भी देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं राधानगर बीच का एक्सपीरियंस कैसा रहता है।
राधानगर बीच, और जैसा सुना था ये उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सच में क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे नहाना चाहते हैं तो बाहर आपको कॉस्ट्यूम मिलते हैं, आप वहाँ पे कॉस्ट्यूम लेके नहा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों राधानगर बीच का सनसेट तो काफ़ी खूबसूरत रहा। तो चलिए हम अपने रिजॉर्ट वापस चलते हैं और ज़रा वहाँ की नाइट लाइफ देखते हैं। तो दोस्तों हैवलॉक की नाइट लाइफ काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे आप रात को बॉनफायर कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। उसका ये बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट करके देखते हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं। अगर आपने सपोज़ उस रिजॉर्ट में आपकी रहने की बुकिंग नहीं है तो ऐसा कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप वहाँ पे जाके कैंडल लाइट डिनर की बुकिंग कर सकते हैं। उसका कुछ ये चार्ज 5,500 रुपीज़ चार्ज करते हैं सिर्फ सेटअप की, और बाकी अकॉर्डिंग टू फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग चार्जेस है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी कल रात बहुत अच्छी रही। कैंडल लाइट डिनर, राधानगर बीच, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया हमने हैवलॉक को। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं स्कूबा के लिए। गाइज स्कूबा हमने गोविंद नगर बीच में है, तो गोविंद नगर बीच से हम स्कूबा एंजॉय करेंगे। वहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है, और जो स्कूबा कराएंगे उन गाइड ने भी हमें यही सजेस्ट किया था कि अर्ली मॉर्निंग अगर हमें स्कूबा करते हैं तो हमें पानी अंदर काफ़ी साफ़ मिलेगा और हम कोरल वगैरह को अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूबा के लिए। तो गाइज स्कूबा 2 टाइप के होते हैं, एक सोर स्कूबा होता है और एक बोट स्कूबा होता है। सोर स्कूबा में आपको पानी के किनारे से ही आपका स्कूबा स्टार्ट हो जाता है, वो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे पानी के अंदर ले जाएंगे। और जो बोट स्कूबा होती है वो आपको बोट से समुद्र के बीच में ले जाएंगे और वहाँ से आपको डाइव कराएंगे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोर स्कूबा एंड बोट स्कूबा। दोनों के प्राइस भी अलग अलग हैं। अगर आप सोर स्कूबा लेते हैं तो उसका चार्जेस 3500 पर पर्सन होता है, और अगर आप बोट स्कूबा लेते हैं तो उसका चार्जेस 55 पर पर्सन होता है। स्कूबा करते टाइम आपको एक गाइड मिलेगा और एक कैमरामैन मिलेगा। जैसा आपका प्राइस होगा वैसे ही आपके इतनी मिनट आपको अंदर रखेंगे और उतनी ही फोटोज और एक शॉर्ट वीडियो ये बना के देते हैं। हमने 3500 पे किए हैं, जिसमें हमें 20 मिनट ये पानी के अंदर रखेंगे, जिसमें से 2 मिनट का ये एक फुटेज वीडियो बना के देंगे और उसमें से 20-25 फोटोज होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इनका कुछ क्राइटेरिया है। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको कुछ स्पाइनल की प्रॉब्लम है, ये कुछ फॉर्म फिल करवाते हैं 3-4 पेजेस का, और उसके बाद आप स्कूबा करने जा सकते हैं। हर कोई स्कूबा नहीं कर सकता है बिकॉज आपके कान और नोज सब बंद हो जाता है, तो इसलिए ये कुछ फॉर्म फिल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप स्कूबा नहीं कर सकते हैं। अगर आप में पैशन है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी के अंदर जाने में जो पानी का प्रेशर होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत करती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
सर, मेरा नाम सुमित है, मैं आपका ट्रेनर हूँ और ड्राइवर भी हूँ। ओके, ठीक है, मैं हूँ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर। आपका पहला बार स्कूबा? या वेरी गुड। इससे पहले कभी कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया आपने? हाँ, बहुत सारी। यहाँ पे गाइड अभी कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि आप पानी के अंदर बोल नहीं सकते हैं, तो उनके कुछ साइन होते हैं जिससे वो ये जान सकते हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं, तो वो कुछ गाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। मेरा एक हाथ पकड़िए और अभी आपको सबसे पहले करना है ब्रीदिंग ब्रीद आउट प्रैक्टिस पानी के नीचे। जैसे आप फेस को डाउन करोगे और सांस लोगे छोड़ोगे, हमेशा ध्यान रखिए कि लिप्स हमेशा सील होना चाहिए माउथ पीस के साथ। ऐसे ही सामने की तरफ पाउट। ठीक है, तो जितना आप पाउट करके रखोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप ब्रीथ करने में। How was the experience? अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच, जो आपका हैवलॉक में ही है, और देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं काला पत्थर बीच और हम यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे एलिफेंटा बीच। तो एलिफेंटा बीच जाने से पहले ये मैं बता दूँ आपको कि काला पत्थर बीच क्यों फेमस है और हमें यहाँ पे क्यों आना चाहिए। अगर अंडमान आकर आप किसी शांत समुद्री तट की खोज में हैं तो काला पत्थर बीच आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ समुद्री तट अंडमान के शानदार तटों में से गिना जाता है, जहाँ पे जो एनवायरनमेंट लवर हैं या जिसे अकेले में शांत में रहना ज़्यादा पसंद है, तो वो इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का जो ग्रीन पानी है, हरा पानी है, वो अंडमान के सबसे अलग तटों में शामिल करता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि काला पत्थर को जाना लोग इसीलिए बहुत पसंद करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपको अंडमान किस सीजन में आना चाहिए, कौन सा बेस्ट सीजन है अंडमान विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, अंडमान विजिट करने के लिए 4 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। वैसे तो अंडमान पूरे साल टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, लेकिन ये जो 4 महीने हैं वो टूरिस्ट पीक पे रहता है सीजन, क्योंकि एक तो वेदर बहुत प्लीजेंट होता है और क्योंकि अंडमान कोस्टल एरिया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी होती है। तो ये जो 4 महीने हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा प्लीजेंट होता है। गर्मी तब भी होती है पर उतनी नहीं होती है, तो इसलिए जो आपके बेस्ट मंथ हैं वो ये 4 मंथ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ले जाएंगे एलिफेंटा बीच एंड फिर नील आइलैंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप हमारा पार्ट 4 देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।